में एएसआई की टीम ने आज प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर का सर्वे करने वो पहुंची और एएसआई की टीम ने मंदिर के अंदर मौजूद कृष्ण कूप का निरीक्षण किया और गुंबद का फोटो कैप्चर किया। बता दें कि कल भी एएसआई की टीम ने 19 कुएं और 5 तीर्थों का सर्वे किया था। आपको बता दें आज एक बार फिर से सर्वे टीम पहुंची है संभल में कल्की मंदिर, जहां एएसआई की टीम एक बार फिर सर्वे कर रही है। संभल से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो संभल का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। पहले मंदिर और अब कुओं की खुदाई में सामने आ रहे सच ने सबके होश उड़ा दिए हैं। एएसआई की टीम और प्रशासन दोनों संभल की हकीकत को बेपर्दा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या हो रहा है संभल में, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सामने आने लगा संभल का सच। एएसआई के सर्वे में मिलने लगे हैं सबूत। हकीकत उगल रहे हैं संभल के कूप। संभल में दशकों तक जिस सच पर पर्दा डाला गया, जिस हकीकत को छिपाया गया, जिन प्राचीन कुओं को पाट दिया गया, जिन मंदिर पर कब्जा कर भगवान की मूर्तियों को तालों में कैद कर दिया गया और जिन मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर मजार का निर्माण कर दिया गया, सबका सच, सबकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। हर वो सच बेपर्दा हो रहा है जिसे दशकों तक छिपाने की कोशिश की गई। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सरवाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन की टीम हर उस जगह का सर्वे कर रही है, हर उस मूर्ति और मंदिर की कार्बन डेटिंग कर रही है जिन पर पर्दा डालकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने उस एक प्राचीन कुएं पर भी पहुंची, जिसकी बनावट देखकर आप इसके इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त मोहल्ला आलम सराय में है और आलम सराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, एक नया कुआं है। यहाँ पर चतुर्मुख कूप और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्की विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। आलम सराय के बाद अब तस्वीर संभल के लाडन सराय की, जहां ग्रामीणों का दावा है कि प्राचीन मंदिर की जगह पिछले दशक में मजार का निर्माण करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। एएसआई की टीम ने शुक्रवार को इस मजार का भी सर्वे किया। एक मजार है जहाँ पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहाँ पर सर्वे करने के बाद वो यहाँ पर से निकली थी और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल।
किसकी मजार है यहाँ? ये लाडन साय, ये जो है मजार है बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा। ये करते हैं इसकी देखभाल। और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसे ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि अब ये कहानी संभल से आगे बढ़ चुकी है। यूपी के दूसरे जिलों में भी मंदिरों पर अवैध कब्जे का सच सामने आने लगा है। बीते रोज बरेली में 40 साल बाद गंगा महारानी मंदिर को एक मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराया गया। दावा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन पिछले 40 साल से इस मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा किया हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हमारा खास कार्यक्रम अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। बात होगी काली कमाई के। ये ऐसे कितने कमरे और कितनी चांदी, कितना सोना, कितना कैश इसने दबा रखा है और क्या ये अकेला मालिक है? बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ शर्मा के दुबई में होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल परिजनों के अनुसार मुंबई में है सौरभ शर्मा। सौरभ के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी और सौरभ शर्मा के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 पर देखने को मिलेंगी, जहां हाथ से नोट गिनते गिनते लोकायुक्त के आईटी के अधिकारी जब थक गए तो उन्हें मशीन मंगानी पड़ी। इतना पैसा यहां पर इकट्ठा करके रखा गया है और एक अदना सा आरक्षक जिसके पास अगर लाखों की भी संपत्ति है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहां तो करोड़ों में पहुंच गया है मामला। अब अकूत धन का इसमें कौन कौन हिस्सेदार है यह भी देखना होगा। लोग फर्श में टाइल बिछवाने से पहले रोड़ी, बजरी, सीमेंट भरते हैं। सौरभ शर्मा ने चांदी भर रखी थी। लोग एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसे सिर माथे लगा के रखते हैं। सौरभ शर्मा ने जंगल में छोड़ रखी थी। लोग एक सोने की अंगूठी खरीदते हैं तो उसे दिल से लगा के रखते हैं। 52 किलो सोना बैग में भरकर जंगल में छोड़ रखा था सौरभ शर्मा ने, जिस गाड़ी से 10-15 करोड़ रुपए मिले थे। अगर किसी की जेब में 10-15 हजार रुपए आ जाएं तो वो बड़ा संभाल कर रखता है। और उसने जंगल में 10-15 करोड़ रुपए 52 किलो सोने के साथ एक इनोवा गाड़ी में रख करके जंगल में छोड़ दिया। लोकायुक्त की टीम ने वहां जाकर दबिश दी तो पता चला कि वो गाड़ी उसके दोस्त के नाम से ली हुई। अब उसके दोस्त की गाड़ी है या वाकई सौरभ शर्मा ने उसके दोस्त के नाम पर निकलवाई थी, ये सारे विषय जांच के। और भोपाल के जंगल में जहां आधा कुंटल सोना मिला था, उस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। रतलाम में उन्होंने कहा कि सोना जंगलों में नहीं मिल रहा। अगर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों, वर्तमान मंत्रियों के घरों पर छापा डाला जाए तो न जाने क्या क्या मिलेगा। जंगलों में नहीं मिल रहे हैं। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, इनके घर पर छापा डालो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। आगे बाबा। दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गी राजा, जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इनका इतना गंभीर आरोप बीजेपी पर है और इनका जो आरोप है उस आरोप का क्या जवाब, क्या सफाई दी जाती है, बहरहाल वो तो अलग विषय, उस पर बातचीत करेंगे, कुछ मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। वासु चौरे फिलहाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेताओं पर अब कांग्रेस को पलटवार करने का मौका मिल गया और अब दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, बेहद गंभीर और एक बड़ा आरोप। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप है। थोड़ी देर पहले जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कांग्रेस ने कहा है कि हम लोग अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने वाले हैं। पिछले 15 साल में आरटीओ विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसी को लेकर और ये जो पूरे तमाम ईओडब्ल्यू की आईटी की रेड में जो खुलासे हुए हैं, इनमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी निष्पक्ष जांच हो और इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस कोर्ट भी जाने का काम करेगी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में स्पष्ट कर दिया।
देखिए आशीष, धन के ऐश्वर्य के जितने भी प्रतीक हो सकते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, कैश हो, सब कुछ मिल रहा है। कहां मिल रहा है? जंगलों के अंदर मिल रहा है, घरों में मिल रहा है, फर्श के अंदर से जो है वो मिल रहा है, लेकिन अवैध रूप से मिल रहा है। ये बड़ी बात जो है उस पूरे मामले में निकल कर आई है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर करीब 3 दिनों से लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। अब लोकायुक्त ने इस पूरे मामले की जानकारी आईटी को भी दी है और अब संयुक्त रूप से भी आने वाले समय में जो दस्तावेज है उनको खंगालने का काम किया जाएगा। अब तक जो कैश बरामद हुआ है, जो सोना चांदी बरामद हुआ है, उसकी अभी भी एक्चुअल कीमत कितनी हो सकती है, इसको लेकर जो जांच है वो की जा रही है। और इसके बाद उन दस्तावेजों के जरिए जो अलग अलग ठिकानों से मिल रहे हैं और लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करना, इतना कैश इकट्ठा करना, इतना सोना चांदी इकट्ठा करना, क्या एक व्यक्ति के बस की बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसमें कई लोग शामिल हैं और कांग्रेस का आरोप भी है कि ये सबसे छोटी मछली जो है इस पूरे मामले में पकड़ाई है। बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ अभी भी जांच के दायरे से दूर है और कांग्रेस इसी बात को लेकर लगातार, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, हेमंत कटारे हो, उपनेता प्रतिपक्ष, इसी बात को लेकर इशारा कर रहे हैं कि इस मामले की संपूर्ण जांच होनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल लोगों का कितना इंफ्लुएंस है, सत्ता पक्ष के लोगों का कितना इंफ्लुएंस है, ये बात भी सामने आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट जाना पड़ेगा तो कोर्ट चले जाएंगे, धरने पर बैठना पड़ेगा तो धरने पर भी बैठ जाएंगे। एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ सरकारी जांच एजेंसियों की जांच, और इंतजार करना होगा, बड़े खुलासे इस मामले होंगे। जी स्वाभाविक है। अब सौरभ शर्मा कहां है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कोई कह रहा है मुंबई में, कोई कह रहा है दुबई में। निश्चित तौर पर सौरभ शर्मा अभी भी चाहे मुंबई में हो या दुबई में हो, लेकिन कानून के हाथों से दूर हैं, ये बात तय है। और उनकी जो पुलिस उनकी लगातार ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग एजेंसी से भी इस पूरे मामले में मदद दी जा रही है, क्योंकि अगर सौरभ सिंह हत्थे चढ़ जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण खुलासे इस पूरे मामले में जो है वो हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस जांच को अगर सही दिशा देनी है तो सौरभ शर्मा तक पहुंचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आरटीओ में कांस्टेबल वो रहे, वीआरएस ले लिया और उसके बाद उनके ठिकानों से इतनी अकूत संपत्ति मिली है। तो ये संपत्ति क्या सिर्फ सौरभ शर्मा की है या और भी लोगों का इसमें शेयर है, और भी लोगों का इसमें हाथ है, और कितने लंबे समय में ये संपत्ति इकट्ठे करने का काम किया गया, और ऐसे कौन से काम किए जा रहे थे जिससे किलो से, टनों से चांदी, सोना और करोड़ों का जो कैश है वो इकट्ठा हो सकता है। इस बात में सबकी रुचि है, सब लोग इस बात को जानना चाहते हैं आशीष। स्वाभाविक रूप से, और इस पर जानना भी जरूरी है। और वासु, इस पर पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से अपने चरम पर है। और दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उनका यह कहना है कि ये जंगलों में नहीं मिल रहा है, ये बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मंत्रियों के घरों में अगर छापा डाला जाए तो वहां से भी पैसा मिलेगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं, जो सिलसिले हैं, वो शुरू हो जाते हैं जब भी इस तरीके का जो मामला सामने आता है। और जैसा आशीष आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस को मौका मिला है, क्योंकि चाहे केंद्र में हो, मिलाद शुक्ला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर प्रेम व्यास मुझे नजर आ रहे हैं फ्रेम में। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रेम जी, पहला रिएक्शन आपसे। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि गाड़ी जंगल में नहीं मिली है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मंत्रियों के घरों पर छापा डाला जाए तो न जाने क्या क्या मिलेगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह बीजेपी पर। अखंड तो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त वो लोग आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 76 छापे डले दिग्विजय सिंह साहब के शासन काल में। मध्य प्रदेश को किस तरह से अराजकता का जो है घर बना रखा था वो शायद भूल चुके हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, वो आदरणीय उमंग सिंगार साहब बोल चुके थे उस समय पे भी कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ही रेत माफिया और शराब माफिया है। भू माफिया हो, उसके बाद डकैतों की समस्या हो, नक्सलाइट की समस्या हो, निश्चित तौर पर पिछले 20 वर्षों में हर तरह की समस्या से प्रदेश सरकार ने जनता को निजात दिलाई है। लगभग 76 छापे पिछले 1 साल में पड़े हैं और 76 में से लगभग 62 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पकड़ाने वाला धीरज साहू किस दल का था, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब बताएंगे क्या? चलते चुनाव के समय कमलनाथ जी का मंत्री लाखों रुपए के साथ पकड़ा था, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब बताएंगे क्या? अभी संसद भवन में पैसा पकड़ा है, लेकिन खड़गे साहब कह रहे हैं कि बिना जांच काम नहीं होना चाहिए। ये आदरणीय खड़गे साहब बोल रहे हैं, जबकि जिसकी सीट पे पकड़ा है कम से कम उसका नाम तो करो। यहाँ देखिए, यहाँ पर जांच चल रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन पहले से उनको पता है। इसके पहले ईडी की कार्रवाई के पहलू में दिग्विजय सिंह साहब बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश में ईडी अपने कार्यालय खोलने वाली है।
तो भैया डर किसको लगेगा? जो भ्रष्टाचार करेगा। इसलिए तो आदरणीय दिग्विजय के साथ कर रहे हैं, जांच होने दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने कितना अकूट संपत्ति किसके माध्यम से कमाई है। क्योंकि अभी 28 अभी मालवांचल में लगभग 2800 बोरी गेहूं की जगह 1700 में भूसा भरा कांग्रेसी नेताओं ने, उसका भी मामला चल रहा है। तो ये अकूट संपत्ति कहां किस के माध्यम से अर्जित हुई है, धीरे धैर्य मित्र अनुहारी, थोड़ा समय रुकिए, सामने आ जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ जी से भी लेते हैं। नीलाभ जी, आरोप जो कांग्रेस ने लगाए उसका जवाब प्रेम जी दे रहे हैं कितने सारे और आरोपों को लेकर, और ये वो आरोप हैं जिनकी अभी जांच हो रही है, कई मामले लंबित हैं, कई मामले, और इसमें डायरेक्ट कांग्रेस नेताओं की इन्वॉल्वमेंट की बातें सामने आई हैं। यहां तो अभी सिर्फ आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, 54 किलो सोना, 10 करोड़ नकदी जंगल में मिलते हैं कार में, 234 किलो चांदी, 172 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं एक सिपाही के घर में। वो प्रेम व्यास जी बुरा ना माने, अगर मेरे को इतना बड़े घोटाले के बाद इतनी निर्लज्जता पूर्वक आप बचाव कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप आखिर किस दिशा में प्रदेश को ले जा रहे हैं। अभी केग की रिपोर्ट है, हालिया, मेरी रिपोर्ट नहीं, केग एक संस्था होती है, सरकारी संस्था जो आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, उसकी केग की रिपोर्ट है कि महाकाल में मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है, 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। केग ने भी रिपोर्ट करी, पोषण आहार की सप्लाई में बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का निवाला तक छीन लिया। केग की रिपोर्ट है, फिर रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है प्रेम व्यास जी। 110 करोड़ रुपए का घोटाला, और आप निर्लज्जता पूर्वक अपनी सरकार का, उन अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। देखिए, व्यापम घोटाला, आजीविका मिशन घोटाला, आयुष भर्ती घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वन रक्षक, शिक्षा कर्मी, प्रोफेसर भर्ती, सहकारिता विभाग घोटाला, घोटालाओं की एक लंबी फेरिस्त वाली सरकार। उसके बाद जब लगा था एक अदने से सिपाही के पास जब इतना बड़ा पैसा, किलो से सोना, अरबों रुपया पकड़ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस पे किसी न किसी का अपराध हस्त है, किसी न किसी का संरक्षण है, किसी न किसी मिली भगत है, किसी न किसी के मिली भगत से ये कार्रवाई हो। लेकिन नीलाभ जी, ये जांच तो वही एजेंसियां कर रही हैं जिन पर कि सरकार का पक्षधर होने का आरोप लगाया जाता है। आप विश्वास करेंगे इस एजेंसी की जांच पर? जांच होने के बाद उसको उच्च स्तरीय जांच हो के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जांच या नहीं कि एक सिपाही पकड़ा गया तो जांच को ही आनंद में खत्म किया जाए, इसके सिरे तक जाना हो, इसके सिरे तक जाना होगा। इसके पीछे, इस कुबेर के पीछे, इस काली कमाई के कुबेर के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इनका तो रद हस्ते, तो हम जांच को जांच मानेंगे। बिल्कुल प्रेम व्यास जी, ये जांच तो वही टीमें कर रही हैं, लोकायुक्त की टीम है, आईटी की टीम है, जिस पर आरोप ये लगता रहा है कि ये टीम्स वहां पहुंचती है जहां पर कांग्रेस के नेताओं को या अन्य पार्टी के नेताओं को तोड़ने का प्रयास होता है, तो वहां जाती हैं टीम्स। ये भोपाल में क्या कर रही हैं, और इस पूर्व आरक्षक के पास आखिर कैसे पहुंच गई ये टीम, और फिर इसकी विश्वसनीयता को लेकर विपक्षी दल जो सवाल उठाते हैं, क्या अब ये माना जाए कि विपक्ष की तरफ से अब ये विश्वास किया जाएगा कि ये टीम्स काम जो कर रही हैं वो मुकम्मल हो रहा है और उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद रहे थे? नहीं, देखिए आशीष जी, सबसे पहली तो मेरी आपत्ति है, मैं निर्लज्जता जो है शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करता, लेकिन अगर कोई करता तो मैं उसका समर्थन भी नहीं करता। निर्लज्जता अगर नीलाभ जी उसको कहते हैं, 300 करोड़ पकड़ा। नीलाभ जी सुनिए, मैं आ रहा हूं, सुनिए। निर्लज्जता उसको कहते हैं कि बिना आरोप के जो है प्रमाण, बिना आरोप के, बिना जांच के, बिना प्रमाण के किसी भी एक दल पर, किसी भी एक नेता पर, किसी भी एक व्यक्ति पर आरोप लगा देना और उसको सिद्ध करने की श्रेणी में उपस्थित कर देना। 90 से लेकर 2014 तक निर्लज्जता उसको बोलते हैं। आपके लोग पकड़ाए भी, कोर्ट द्वारा कन्विक्ट भी और सजा भी हो गई, और उन सजायाफ्ताओं के साथ आप खड़े हैं। लालू कन्विक्ट हुए 1997 में, उसके बाद शिबू सोरेन कन्विक्ट हुए, उसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिरता ही अगले दिन कोर्ट में खड़े हुई, उसके बाद में आप कड़ी मुजी, के माजी, ऐसे करके एक लंबी लिस्ट है जो कन्विक्ट भी हुए पैसों के साथ में, और अपराध दर्ज भी हुआ और सजा भी हुई। तो सजा याफ्ता जो उनके लिए निर्लज्जता शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर जांच के पूर्व में अगर निर्लज्जता कही जाएगी तो मुझे आपत्ति होगी। आप पहले जांच होने दें। आपके सांसद के पास लाखों रुपए पकड़ाते हैं संसद में, आपके नेता प्रतिपक्ष खुद खड़े होकर कहते हैं कि अगर जब तक जांच ना हो जाए, जब तक क्लियर नहीं हो जाए, नाम भी ना ले। वहां उनके पास पकड़ा रहे, नाम लेने से मना किया जा रहा है, और यहाँ निर्लज्जता प्रदर्शित की जा रही नाम लेकर।
दूसरा लेकिन मैंने प्रेम जी, मैं रोक के के एक बीच में मैं आपको रोक रहा हूं एक बात और मैं नीलम जी को शायद कुछ कोई आप मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो ये कह रहे हैं कि आप उन भ्रष्ट अधिकारियों को डिफेंड करें, लेकिन जितना ध्यान से मैंने सुना मुझे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। आप खुल के बताइए इस बारे में कि क्या जहां से पैसा पकड़ा जा रहा है या जो लोग इसमें संलिप्त है, किसी भी तरह से कोई डिफेंड बीजेपी की तरफ से किया जाएगा क्या इनको? देखिए, बीजेपी की तरफ से डिफेंड करने का प्रश्न नहीं उठता। जीरो टॉलरेंस की नीति पे कहा करें, अभी 100 एकड़ भूमि भू माफिया से 2 दिन पहले मुक्त कराइए। बिस्लरी से जो 2003 में अर्जुन सिंह साहब का आरोप लगे थे कि उन्होंने बिस्लरी से पैसा लेकर बंगला बनवाया था, पेपरों के माध्यम से हर पेपर में छापा था। 2003 के बाद में आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने जो एक दुकान मात्र 27 लाख में दी थी, वो अभी 24 करोड़ मतलब करोड़ों रुपए में जा रही। तो ये भ्रष्टाचार का पैसा कौन अधिकारी इसके माध्यम से अर्जित कर रहे, निश्चित रूप से जांच का विषय है। और ऐसे अधिकारियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश सरकार अपना रही है। इसके पूर्व के एक भी मामला बता दीजिए आपने। व्यापा में व्हिसिल ब्लोअर खुद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे और उसमें लगभग 11 लोगों को सजा हुई। उसके बाद में जितने भी केसेस हुए, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता के साथ में अपना हो या पराया, अगर वो अपराध में संलिप्त है तो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस उसको कहते, इसीलिए मैंने कहा अभी विद्यालयों के खिलाफ मनमानी फीस को लेकर हम तो बिल तक ला चुके हैं, तो हमारी मंशा पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है, चूंकि समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वासु, ये जो पूरा विषय है अभी कुछ और समय ये जांच चलेगी। अब देखना होगा कि इस पूरे विषय को लेकर अब सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो कहां तक मुकम्मल होती है, एजेंसीज जांच को कहां तक ले जाती है, और सरकारों का या विपक्षी दलों का इस पर आगे क्या रुख रहता है। बहुत शुक्रिया वासु आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और